सीटेट के लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो अंतिम रिवीजन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें एक तालिका दिया गया है बुद्धि के मान तथा उनके अर्थ। इसमें हम नीचे से पढ़ते हैं क्योंकि नीचे से याद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। 20 या इससे कम तो जड़ बुद्धि को कहा जाता है। 20 से 59 तक को हीन बुद्धि कहा जाता है। 60 से 69 तक को मूढ़ बुद्धि कहा जाता है। 70 से 79 तक को सीमांत बुद्धि कहा जाता है। 88 से 89 तक को मंद बुद्धि कहा जाता है और 90 से 109 को सामान्य बुद्धि कहा जाता है। 110 से 119 तक का होगा तो श्रेष्ठ बुद्धि कहा जाता है। 120 से 139 को अतिश्रेष्ठ बुद्धि कहा जाता है। 140 से इससे अधिक हो तो प्रतिभाशाली व्यक्ति कहा जाता है। ये एग्जाम में घुमा के पूछ सकता है कि 120 बुद्धि वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो अतिश्रेष्ठ। इसमें किसी भी 70 को क्या कहा जाता है, सीमांत बुद्धि। तो इसी तरह घुमा के पूछ सकता है। गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। गार्डनर ने इस सिद्धांत में यह स्पष्ट किया है कि बुद्धि का एकाकी न होकर बहुकारकी है। तो पूछ देगा कि एग्जाम में कि गार्डनर का बुद्धि लब्धि का सिद्धांत क्या है, बहुकारकी है। फिर गार्डनर ने मुख्य रूप से 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया गया है। 1998 में 8वां प्रकार और वह 2000 में 9वां प्रकार जोड़ा गया है। इस प्रकार गार्डनर की कितने हैं बुद्धि के सिद्धांत, 9। पहला है भाषाई बुद्धि, दूसरा तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरा स्थानिक बुद्धि, चौथा है शारीरिक गतिक बुद्धि, 5वां संगीतिक बुद्धि, छठा है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, 7वां है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, 8वां प्रकृतिवादी बुद्धि और 9वां अस्तित्ववादी बुद्धि। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गार्डनर का हो गया और गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि लब्धि के 5 बताए गए हैं। इसके बाद है भाषा और विचार। तो भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। इसमें बताया गया है बालकों के शब्द भंडार कितने होते हैं, किस एज में कितने होते हैं। तो पहला है 18 माह में बालक का शब्द भंडार कितना होता है, 10 होता है। 2 वर्ष में 272 होता है, 2.5 वर्ष में 450 होता है, 3 वर्ष में 1000 होता है, 3.5 वर्ष में 1250 होता है, 4 वर्ष में 1600 होता है और 4.5 वर्ष में 1900 होता है, 5 वर्ष में 2100 होता है और 6ठी कक्षा में जब बालक पढ़ता है तो उसका शब्द भंडार होता है 50,000 और हाई स्कूल आते आते 80,000 हो जाता है। यह है बालक के कुछ शब्द भंडार। अब है पियाजे के अनुसार विकासात्मक अवस्था तथा उसकी उपलब्धियाँ। तो इसमें 4 प्रकार की होते हैं। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था है 0 से 2 वर्ष तक और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष तक रहेगी, तो 2 से 7। ठोस संक्रियात्मक अवस्था है 7 से 11 और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है 11 व उससे अधिक। इसमें संवेदी पेशी अवस्था में क्या विचार आते हैं, संवेदी पेशी विचार आते हैं जैसे कि पूर्व शाब्दिक गतियों की पुनरावृत्ति, प्रयत्न, मूल व्यवहार का आरंभ, वस्तु स्थापित जित्वारोपण। फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अहम केंद्रिता, नकल करने की प्रवृत्ति,
प्रत्यक्षात्मक, तार्किक, कल्पना, खेल, अस्थिर, अनौपचारिक तार्किकता। फिर ठोस संक्रियात्मक अवस्था में अहम केंद्रिता, व्याख्या या स्पष्टीकरण, संरक्षण व परिरक्षण, क्रमबद्धता, निर्मित करना, रूपांतरण व वर्गीकरण, अति काल्पनिकता। ठोस संक्रियात्मक अवस्था में, जो कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था में होगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होगा तर्क करना, अनुप्रयोग करना, निष्कर्ष निकालना, शाब्दिक परिकल्पना। इसमें मैच्योर हो जाता बालक। आदर्शात्मक चिंतन, दूसरों के साथ जुड़कर कार्य करना, समानुपातिकता एवं प्रसंभाव्यतावादी एवं संयोजकीय तार्किकता, अनौपचारिक संबंध। यह है पियाजे के अनुसार। अब इसके बाद होगा पियाजे के द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। ये 4 प्रकार की हैं। इसमें संवेदिक प्रेरक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था है। ठोस संक्रियात्मक अवस्था को बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी चौथा है। तो मैं ट्रिक के माध्यम से याद की थी। संवेदी यानी आगे का अक्षर ले ली थी सांप, सांप मुआ। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, स से संवेदी प्रेरक अवस्था, प से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और आ से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संवेदिक प्रेरक अवस्था में शिशु संवेदिक अनुभव तथा शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करता है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं, वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है, बच्चा वस्तु के विभिन्न भौतिक गुणों को समन्वित नहीं कर पाता। और ठोस संक्रियात्मक अवस्था यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा ठोस घटनाओं के संबंध में युक्ति संगत तर्क कर सकता है, वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है, वस्तुओं के मानस प्रतिमाओं का प्रतिवर्तनीय मानसिक संक्रियाएं करने में सक्षम होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 15 वर्ष है, इसमें बच्चा काफ़ी मैच्योर हो जाता है। तो इसमें किशोर तर्क करने लगता है, अनुप्रयोग करने लगता है, अमूर्त रूप से कर सकता है, सोच सकता है, परिकल्पना कर सकता है, चिंतन कर सकता है। इसके बाद है अधिगम अक्षमता के प्रकार। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैं भी इसको तैयार की थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो अधिगम अक्षमता के प्रकार क्या क्या है? पढ़ने की अक्षमता होती है तो इसे बोलते हैं एलेक्सिया या डिसलेक्सिया। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता हो तो अफेजिया या डिस्फेजिया बोलते हैं, और लिखने की अक्षमता हो तो अग्रेफिया, अप्रेक्सिया या डिस्ग्राफिया या डिस्प्रैक्सिया। कंफ्यूज करने के लिए कोई भी ऑप्शन आ सकता है, तो सभी तैयार करना होगा। इसमें कम से कम जरूरी 2 नंबर पक्का आएगा, फंसेगा इसमें से। गणित संबंधित समस्याओं में से क्या होगा, उसे क्या बोलते हैं? वर्बल डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर से संबंधित है। आप सोच कैलकुलेटर का इस्तेमाल गणित संबंधित समस्याओं के लिए किया जाता है, तो जैसे वर्बल डिस्कैलकुलिया, ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया, लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया। ये ट्रिक के माध्यम से मैंने तैयार किया था। जिसमें भी डिस्कैलकुलिया आ जाए तो गणित संबंधी समस्याएं होंगी। फिर है बालक संवेगात्मक को प्रभावित करने वाले कारक। तो बालक के संग ये भी एग्जाम में आता है, इसमें ऑप्शन घुमा फिरा के पूछ सकता है
4 ऑप्शन दे देगा तो उसमें सब सेम रहता है, एक अलग रहेगा। तो इसमें होगा शारीरिक स्वास्थ्य संवेगात्मक को प्रभावित करेगा, सामाजिक वातावरण करता है, स्वास्थ्य करेगा, वातावरण करेगा, पारिवारिक वातावरण करेगा, सामाजिक आर्थिक स्तर भी प्रभावित करता है, और फिर है परिवार का आकार भी प्रभावित करता है, लिंग जेंडर भी प्रभावित करता है, थकान और भूख भी प्रभावित करता है। अगर थकान भूख रहेगा तो संवेगात्मक विकास पर प्रभाव पड़ेगा, बालक अभिभावक संबंध पर भी होगा, और तलाकशुदा है या घर में झगड़ा होते रहेगा तो इससे प्रभावित बच्चा होता है। बुद्धि, आत्मविश्वास भी होता है और व्यक्तित्व होता है। फिर है मैस्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो मैस्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, 5 श्रृंखलाबद्ध क्रम बताया गया है जो कि इस प्रकार है। पहला है स्वयं यथार्थीकरण, दूसरा है सम्मान या आदर, फिर सामाजिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा, फिर आधारभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान। यह है मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को आवश्यकता सिद्धांत कहा जाता है, जो कि 5 प्रकार के हैं।